दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज respiratory system in human, pulmonary respiration. Friend, it's the most important topic for air. Respiratory system in human means pulmonary respiration. The human have a well-developed respiratory system suitable for meeting their higher requirement of oxygen in their bodies. Okay, friend, the human have a well-developed respiratory system because the requirement of oxygen is a large amount. So respiratory system consists of nostrils and nasal cavity, pharynx and larynx and bronchus. And the two bronchus is a branch extremely into the bronchioles as a terminate bronchus and the ultimate into the air sac called alveoli. There is a branches and air sac is enclosed in the double membranes called pulmonary membranes to form the lungs. The lungs are the mainly respiratory organs for air. The air passes through the nostrils into the bronchioles and the bronchioles and then into air sacs will be a thin walled sac with a single layer of cell and heavier covered with the blood capillaries. O2 oxygen from the alveoli is passed into the capillaries and the carbon dioxide from other capillaries diffuse into alveoli from the begin remove. Alveoli are the organs where the actually gas exchange occur. The double layer of pleural membranes covered with the lungs for its protections and is contained to the pleural fluid which make the movement of the lungs easily. Each lung consists of tree-like a system of branches is a bronchial tube. There is a tree-like structure is called to the branches is the bronchial tube here
The finest of them is terminated into the million of tiny shake-like stretches called avel. The avel is the membrane is the very things moisture and richly is supplied with the blood capillary also. That is applied with the blood capillaries. The wall of the both the capillaries and the walls consist of a single layer of flattened epithelium cell. The refer to the following table to be get an idea of structure and function of different part of human respiratory system. When here show the table the respiratory organs of human body. Here this is organs and second is the structure and third is the function. The first is nostrils. Second is open up close. Open up the nose and the function is filtration of unwanted particles. There is a filtration of unwanted particle for nostrils and the nasal cavity is covered with the mucous membranes and cilia. There is the most important for function trap the dust, bacteria, worm and the moisture there in the pharynx. It is the most function of nasal cavity and pharynx means thorax. There is a structure is a muscular tubes and function the common passes for the both respiratory gas and food moving into the digestive passes and separated by the epiglottis is epiglottis is a flap like a structure that close the trachea is the opening. The opening of the valve pipes called the glottis when the food is a swell. There is a and the larynx means to voice box. There is a small cartilaginous organ with a vocal cord lined by the ciliary epithelium. The hair connect to the pharynx to the trachea to help in the sound production. There is a function and at least trachea is a windpipe. Trachea is a windpipe here supported by the C-shaped and conjunctive ring to the prevent it from calopasis is a trachea is divided into two bronchus and enter to the two lung. Their function is pass for the air up to the bronchia. And the last is a bronchus pilaris bronchia. There is a elastic, ciliated and covered with the mucous epithelium. And enter the lungs is the function. Enter the lungs and divided to form a secondary bronchioles, territories, bronchial holes, and the ultimate terminal bronchioles together they form of the bronchial tree. The air is the bronchioles, the small terminal branches of bronchioles and the leading to the alveoli. There is the function the conveys air into alveolus and their last is the alveolus air sac. The alveolar air sac is the most important part, supply with the blood, capillary and thin moisture. There is a work function is exchange of gas. There is a function of exchange of gas. Here shown in this diagram, here show the human lungs. There is a larynx, trachea, cartilaginous rings, bronchioles and pulmonary venous, pulmonary arteries for here. And the other side is a large diaphragmatic microscopic structure. The trachea and primary branches and the ventricular branch of pulmonary venous and capillary network also present here. Alveoles, anavels, sections, air sac, inframembranes, alveolar ducts and the arteries branches of the pulmonary arteries and bronchioles and tertiary bronchioles, secondary bronchioles. There is the most important for here but next is a difference between the breathing and respiration. Friend, it's the most important topic for the any class. The difference between the breathing and respiration. The first is a breathing and second is a respiration. For here, the breathing is a physical process, but respiration is a biochemical process involving two enzymes. And the here second take place only the reptiles, birds and mammals. But respiration is the occur in all organism. Respiration is occur all organism and breathing it is the pneumatic process but respiration is the continuity process. Therefore point it is on extracellular process. It is on extracellular process but respiration is the intracellular process. The respiration is a intracellular processing. It is the most important. And breathing it is involved with gas exchange between two animal. It is an external environment but respiration is it's involved in enzymatic breakdown of glucose in a presence of absence of oxygen to release energy. दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो मानव का श्वसन तंत्र यानी फुफ्फुस श्वसन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे
जो है मनुष्य से रिलेटेड है, यानी मानवों का जो श्वसन तंत्र है वो क्या कार्य करता है, इसका कैसा डायग्राम होता है और इसका क्या विशेषताएं हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है बात कि मानवों के श्वसन तंत्र के बारे में। कहते हैं मानव में जो है सुविकसित श्वसन तंत्र होते हैं, यानी बिल्कुल बॉल डेवलपमेंट होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र, उनके शरीर में ऑक्सीजन की जो है उच्चतर आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि एक इंसान ही है जिसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इनका जो होता है मानव का जो है पूरी तरह से जो है श्वसन तंत्र विकसित होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र जो होती है दोस्तों, नास द्वार, नास गुहा, ग्रासनी, कंठ, श्वास नली और श्वास नलको यानी ब्रोंकियल्स का बना होता है, यानी इन सब चीज़ों का जो है श्वसन तंत्र बना होता है। तो याद रखना, नास द्वार, नास गुहा, ग्राहिनी, कंठ, श्वास नली और श्वास निकालिकाएँ, तो इन चीज़ों से जो है हमारा श्वास नली बनी होती है। कहते हैं दोनों श्वास निकायों में व्यापक रूप से जो है सकित होकर श्वास यानी ब्रांचियल्स जो होते हैं अंतिम श्वसन में बटी हुई होती है, अंतवायु कोशों में जाकर ये समाप्त होती है, जिन्हें हम कुपिकाएँ कहते हैं। कुपिकाएँ जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं श्वसन नलिकाओं की उनकी शाखाओं और वायु कोशों के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है, जिसे हम फुफ्फुसी झिल्ली भी कहते हैं, यानी इसको फुफ्फुस झिल्ली कहलाता है, जिससे हम फेफड़े बने होते हैं। ये फेफड़े जो होते हैं इसी फुफ्फुस झिल्ली से बने हुए होते हैं। अगर आप डायग्रामेटिक देखोगे तो आपको इसकी क्लैरिटी आपको और भी आ जाएगी। ठीक है, कि ये फुफ्फुस झिल्ली जैसे बने होते हैं। फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग होते हैं मनुष्य के लिए, यहीं से जो है सारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कहते हैं वायु नासद्वार में होकर श्वसन नली और वायु कोशों तक पहुँचाती है, और वायु कोश जो है कोशिकाओं की केवल एक परत से बने होते हैं, और उनमें बड़ी मात्रा में जो है रुधिर कोशिकाएं पहुंचाई जाती है। कहते हैं ऑक्सीजन जो है कुपिकाओं से कोशिका तक पहुंचाती है और अन्य कोशिकाओं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में चली जाती है, ताकि उसे वहां से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कुपिका ही वे अंग होते हैं जिनके भीतर गैस का वास्तविक विनिमय होता है। दोस्तों ये पीएमटी क्वेश्चन है कि जो कहते हैं कि वास्तविक जो है गैस विनिमय कहाँ होता है, तो वो कुपिका में होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पढ़ने से हम कोई भी कंपटीशन जो है आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई कंपटीशन हो या जॉब के लिए हो। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आईपीएस हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि भाई कहाँ से पूछा गया, कब। जब ध्यान से आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हर बात जो है यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक ही बात कहता है कि आपको अगर समझ में आता है दोस्तों, अच्छे से समझो, शांत मन से समझो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप सोचोगे कि आजकल डिजिटलाइज की दुनिया है, आजकल हर जगह डिजिटल किया जा रहा है, तो वो लोग इतने विस्तार से आपको समझाएंगे जो आपको पढ़ले ही नहीं पड़ेंगे, और पढ़ले पढ़ भी गया तो कहते हैं एग्जामिनर पूछता कुछ और क्वेश्चन है और आप आंसर कुछ और दे के आ जा रहे हो, पूरा वेरिफ नोट दे रहे हो, तो एग्जामिनर भी बेचारा पागल ही हो जाएगा कि हमसे पूछा था मैंने कुछ और, उसने पूरा विस्तार से मार दिया है, तो वो नंबर आपको नहीं देगा। एग्जामिनर सिर्फ इतना कहता है कि आपको जो बताया गया है, जो समझाया गया है, उसी की जो है आंसर दीजिए। ठीक है, फालतू का आंसर नहीं मानता है। तो बच्चे आजकल पता है क्या सोच रहे हैं कि मैं जितना डिजिटलाइज देखूंगा उतना मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं दोस्तों, जो सिलेबस आपका बना हुआ है ना, आप उसी को अगर ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो आप जैसा वेस्ट कोई नहीं है। कहते हैं बहुत के चक्कर में आप अपना ही सिलेबस छोड़ देते हो और आपका सिलेबस भी क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत से ज्ञानों से जो है अधूरे रह चुके हो और आपका जो है वेल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे देखो चाहे कहीं भी देखो, ऐसे वीडियो हैं जो काफ़ी आधुनिकता को दर्शाती है, लेकिन मेरा विचार है कि अगर आप अपने टॉपिक, अपनी किताब को ही पढ़ लो तो वो ही आपको बहुत ज्ञान देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड जो है अपना सिलेबस बच्चों के रिगार्डिंग ही सेट किया जाता है। अगर मान लीजिएगा जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, अगर हम उसको एक का जो है फॉर्मेशन सिखाने के जगह पर हम उसको जो है बनाना, एप्पल के स्पेलिंग सिखाने लग जाएं, तो बच्चा कहाँ से पढ़ लेगा, कहाँ से समझ में आ जाएगा उसको। तो ऐसा ही बड़े क्लास में भी होता है। बड़े क्लास के जो बच्चे होते हैं 10वीं 11वीं 12वीं के जो होते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा अलग सोचने लग जाती है।
तो कहते हैं इतना आधुनिकता में जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अपना टॉपिक समझ लेते हो तो वही बहुत बड़ी यहाँ पर बात आ जाती है। ठीक है, और साथ में आपको पता है त्रिपाठी स्टडी सेंटर एक बात हमेशा कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको चैन बनाइए। ठीक है, आप करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्त जो है वो उससे शेयर करेगा, इससे क्या होगा, एक चैन सी बनेगी और त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरा रूल है, मैं इतना भी डिजिटाइज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो सफिशेंट है वही बच्चों के लिए बेस्ट है। कहते हैं इतना अधिक भी कर देने से कोई महान नहीं बन जाता है, और इतना कर लोगे तो तुम्हें कोई ज्ञान का भंडार नहीं मिल जाएगा। कहते हैं धीरे धीरे ही ज्ञान जो है आपका विकसित होगा। ठीक है, जब आप देखते हो भी होगे कि सरकार जो है आए दिन रूल रेगुलेशन चेंज कर रही है, तो लोग भी आजकल बहुत इरिटेट हो चुके हैं। तो वही बात मैं आपको भी कहता हूँ, अधिक रूल रेगुलेशन हर तरह के वीडियो देखने लग जाओगे ना, तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के। आगे कहते हैं कि फेफड़ों की सुरक्षा के लिए अनेक ऊपर दोहरी परत वाली जो है फुफ्फुस झिल्ली चढ़ी हुई होती है, और उसके भीतर जो है फुफ्फुस तरल भरा हुआ होता है, जिसके कारण फेफड़े के भीतर गति सहज हो जाती है। प्रत्येक फेफड़े जो है सकित जो है श्वसन नालिकाएं का एक वृक्ष जैसा तंत्र दिखता है। अगर आप फुफ्फुस जो है अगर उसका डायग्रामेटिक अध्ययन करो तो आपको दिखेगा कि एक वृक्ष की जो है ब्रांचेस की तरह दिखेंगे, यानी तनाव की तरह दिखेगा, जो कि एक अलग ही पहचान इसको बनाता है। उसमें से सबसे अधिक बारीक श्वसन के लाखों सूक्ष्म कोशी जैसी संरचनाओं में पहुंचकर समाप्त होती है, जिन्हें हम कुपिका कहते हैं। कुपिका का मतलब दोस्तों होता है कि लाखों सूक्ष्म कोशी जो होते हैं उस रचना में पहुंचकर समाप्त जहाँ पर होता है उसी को कुपिका का नाम दिया गया है। कुपिका की झिल्ली बहुत पतली होती है और बहुत ही नम्र होती है, और उन पर जो है रुधिर कोशिकाओं की भरपूर जाल बना हुआ होता है, यानी उस पर देखोगे तो ब्लड का एक वेसल्स बने होते हैं, बहुत से जो है वेव्स बने होते हैं, जाल से बने होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कुपिका को समझने के लिए। कुपिका के ऊपर देखिए, याद रखना दोस्तों, कि ब्लड का जो है एक जाल सी बनी होती है। कोशिकाओं और कुपिकाओं दोनों ही की भित्तियाँ चपटी एपिथेलियम कोशिकाएं केवल एक ही परत की बनी होती है। या कोशिकाएं हो या कुपिका, दोनों ही भित्ति चपटी होती है, एपिथेलियम कोशिका की केवल परत की बनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके समक्ष रखता है। अब हमारे समक्ष जो है एक टेबल आपको दिख रहा होगा, ये टेबल जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि किसका क्या कार्य है और कैसी संरचना होती है, यानी मानव के शरीर के श्वसन अंग की क्या जो है अंग है, संरचना और कार्य के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नास द्वार। ठीक है, नास द्वार की संरचना जो होती है, नाक का द्वार छिद्र होता है जहाँ से सांस ग्रहण की जाती है। इसका कार्य देखिए क्या होता है। कहते हैं अवांछनीय कणिकाओं को भीतर न जाने देना, धूल जीवाणुओं को वहीं रोक देता है। और ठीक है, तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट कार्य दर्शाता है। उसके बाद नासागृह। नासागृह जो होती है वो श्लेष्मा झिल्ली और जो है पक्षभिकाओं से ढकी हुई होती है। अब श्लेष्मा झिल्ली का क्या होती है, तो पतली सी झिल्ली बनी होती है। ये ग्रासनी के भीतर जाने वाले वायु को जो है गर्म कर देती है। यह नाक के अंदर, हमारे बॉडी के फेफड़े के अंदर जाता है, तो जो है ये जो है ना आपको जो झिल्ली जो मैं बता रहा हूँ श्लेष्मा झिल्ली, वो हवा को गर्म कर देती है, तभी जाकर हमारा नाक फेफड़े तक जाती है, तो थोड़ा सा गर्म हवा बन के जाती है, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे अगर ऐसा नहीं होगा। तो कहते हैं ना सबका कार्य विशिष्ट होती है, मनुष्य से अधिक उसका शरीर जो है अच्छा काम करता है। उसके बाद है ग्रासनी यानी गला। ये देखिए क्या करता है, ये पेशी नली को करता है, पेशी नली होती है इसकी संरचना, और इसमें जो होता है श्वसन गैसों और पाचन मार्ग में जाने वाली भोजन दोनों के लिए सामान्य मार्ग के रूप में होता है। यानी ग्रासनी नाली तो पता लग ही गया कि ग्रास होती है इसमें। कहते हैं दोनों के लिए सामान्य मार्ग होते हैं। ये दोनों जो है मार्ग घाटी ढक्कन के अलग अलग बने रहते हैं, और कहते हैं घंटी जो है घंटी ढक्कन और पल्ले जैसी संरचना होती है, जो भोजन को निगलते समय श्वसन नली रंध्र यानी वाद्य नली द्वारा जो है बंद कर दिया जाता है, यानी जो वाइस वाले होते हैं उसके द्वारा बंद कर दी जाती है। कहते हैं कि ये घंटी ढक्कन एक पल्ले जैसी संरचना होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं उसके बाद हमारा कंठ आता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, यानी स्वर बॉक्स कहते हैं। एक छोटा सा उपस्थिल अंग जिसके साथ वक्र रज्जु लगे होते हैं। इसमें जो है पक्ष विकाएं एपिथेलियम का सतर लगा हुआ होते हैं, सतर के साथ ये बना हुआ होता है।
इसमें कहते हैं ग्रहणी की श्वसन नली के साथ जोड़ता है और स्वर उत्पन्न करने में मदद करता है। इसी की वजह से जो है आप बोल पाते हो, यानी कंठ स्वर वक्ष ही के नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्वर उत्पन्न करने की ये कोई जगह होगी। उसके बाद है हमारा पांचवा जो है श्वसन नली। देखिए श्वसन नली जो होती है वायु नली कहलाता है, जिसको आप नाम से ही पता लग रहा है श्वसन नली यानी सांस की नली। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसमें सी आकार के उपस्थित वल्ले बने होते हैं जो इसे जो है कड़ा बना देता है, बहुत ही टाइट बना देता है ताकि यह चिपक न जाए। श्वास नली दो श्वास नली में विभाजित हो जाती है जो दोनों फेफड़ों में चली जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर कहते हैं इसका कार्य जो होता है श्वास नलियों तक का वायु मार्ग तक ये जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका 6वां पॉइंट जो हमारे समक्ष है वह है श्वास नली यानी ब्रांकियल्स प्लूरा ब्रांचीज। इसका मतलब है प्रत्यक्ष जो है इसका स्ट्रक्चर होगा प्रत्यास्थ होता है, प्रक्षवेकाएँ होती है और श्लेष्मा झिल्ली से ढकी हुई होती है। कहते हैं दोस्तों इसका जो कार्य है फेफड़े में प्रवेश करती है और विभाजित होकर द्वितीयक श्वसनीय यानी तृतीय श्वसनली और अंततः अंतिम श्वसनली बनाती है। ये सब मिलकर जो है श्वसनली वृक्ष बनाती है, यानी मैंने पहले ही बताया था कि वृक्ष की भांति ये दिखती है, तो ये सारे मिलकर जो है श्वसन नली वृक्ष बनाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है श्वसन नलिका ब्रोंकियल्स। देखिए श्वसन नलिका भी अपना स्थान विशेष रखती है, क्योंकि कहते हैं श्वसन नलिकाओं की अंतिम शाखा जो कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है उसी को कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, ये वायु को कुपिकाओं तक ले जाती है। दोस्तों वायु को जो है कुपिकाओं तक पहुँचाती है, जो कि इतना विशिष्ट अच्छा कार्य माना जा सकता है। उसके बाद है कुपिका यानी वायु कोश का मतलब आपको समझ गए होंगे, ठीक है। ये पतली होती है, नम्र होती है एवं रुधिर कोशिकाओं से युक्त होती है, यानी यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं भरपूर होती है, तभी तो यहाँ पर जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो होती है वो प्योर होती है। बहुत अच्छा जगह ये, यहाँ पर गैसों का विनिमय होती है, समझे। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, यानी यहीं पे जो है ब्लड प्योर होती है, ठीक है। हार्ट में नहीं होती है दोस्तों, याद रखना। लंग्स के जो है कोशिकाओं में जहाँ वायु कोश में वायु जाता है यहाँ जो है पतली होती है, रुधिर कोशिकाएं भी युक्त होती है, खून जाता है वहाँ। जैसे आपने गिल्स में भी देखते होंगे कि पानी जैसे प्रवेश करता है तो उसमें जो मिला हुआ ऑक्सीजन होता है, गिल्स जो होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन होती है तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को और जो है ब्लड को प्योर कर देता है। ऐसे ही मनुष्य में भी होता है। तो मैं कहा ना कि बहुत सी चीज़ें जो होती है हमारे जैसे सबके होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। तो कुदरत ने इतना चेंज किया है, यह इसलिए किया है कि वो जो है किसी और कैटेगरी में आते हैं, हम किसी और कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर जो है एक डिजिटलाइज जो है आप देख सकते हो डायग्राम, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही सही तरीक़ा से दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है पहला जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें लसिका कंठ श्वसन नली उपास्थि वल्ले दिखाई देगा और जो है श्वसनी भी दिखाएगा आपको, और फुफ्फुस शिराएँ और फुफ्फुस धमनियाँ भी आपके दिखाने की कोशिश किया गया है। और आगे जो है इसका वृक्ष लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको जो है कुपिकाएँ सब कुछ दिखेगा, यानी इसमें श्वसन नली की विविधताओं और शाखाएं अंतिम कुपिकाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था बताया गया है। अब नीचे देखोगे तो कोशिका जाल दिखेगा और कोशिका जो है कुपिका और कुपिका काट दिखेगा, जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट ये जगह होता है। यहाँ जो है ऊपर देखोगे सबसे ऊपर वाला पार्ट में तो वहाँ श्वसन नली दिखेगा, उपास्थि वल्ले दिखेगा और प्राथमिक श्वसन नली दिखेंगी, और साथ में द्वितीय श्वसन नली तृतीय श्वसन नली भी आपको नजर आएगा। तो इस तरह जो है धमनी शाखाएं और धमनिका बनाती है और कुपिका बाहिनी जो है वायु गुहा तक पहुँचाने के लिए जो है इनफ्लो वेल्स यानी वायु कोशिकाओं का उपयोग करती है। अब देखिए कितना यहाँ पर जो है इसका विशिष्ट कार्य है, और इस कार्य को जो है आगे भी दर्शाया गया है, जहाँ पर सांस लेने यानी ब्रीथिंग और श्वसन में रिस्पिरेशन में अंतर को दर्शाया है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें जो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ रखती है बात, यानी ब्रीथिंग क्या है और रिस्पिरेशन क्या है, सांस लेना और श्वसन। सांस लेना जर्नल बात बताई जा रही है, श्वसन साइंटिफिक बात बताई जा रही है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो 8th 9th 10th 11th किसी क्लास के बच्चे हों, ये कई जगहों पर मैंने देखा है और बताने की कोशिश भी की है कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का डिफरेंस एग्जाम में आ ही जाता है। ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो देखिए सांस लेना क्या होता है, तो सांस लेने का मतलब होता है ये भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन श्वसन दोस्तों जो ये होती है जैव रसायन प्रक्रिया, जिसमें एंजाइम भी सम्मिलित होता है, इसमें एंजाइम भी सम्मिलित होते हैं।
उसकी बात कहते हैं केवल जो है सरीसृपों यानी सांपों में, पक्षियों में और स्तनधारियों में पाए जाते हैं, लेकिन श्वसन जो होते हैं सभी जीवों में पाया जाता है, यानी हर एक में ये पाया जाता है। तीसरी बात ये बताते हैं कि ये एक लयात्मक प्रक्रिया होती है। देखिए एक लयात्मक प्रक्रिया है, लेकिन यह एक अवांछनीय प्रक्रिया होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। चौथी बात ये बताता है कि यह यहाँ पर जो है एक कोशिकीय बाह्य प्रक्रिया है, एक कोशिका बाह्य प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ श्वसन जो होती है यह एक अंतःकोशिकीय प्रक्रिया है, एक अंतःकोशिकीय प्रक्रिया है। लेकिन सांस लेना दोस्तों इसमें कहते हैं 5वां पॉइंट में, इसमें प्राणी और उनके बाहरी पर्यावरण के बीच गैस का विनिमय होता रहता है, आदान प्रदान, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज तथा एंजाइमी विघटन होता है और ऊर्जा का जो है विमोचन होता है, यानी इसी से हमें ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है ये दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन आपको पता है कि त्रिपाठी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाठी स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को ज़रूरी है। और वो आप जानते हो कि कौन बच्चा NIOS बोर्ड में पढ़ता है या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है UP बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट में जो है कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाठी स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाठी स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाठी स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाठी स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।